बच्चे लास्ट क्लास तक आपने जो काम पढ़ा था वो पढ़ा था मेरे बच्चे मैनेजमेंट एज साइंस। उससे पहले आपने मैनेजमेंट एज प्रोफेशन भी पढ़ लिया था। नाउ आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। आज हम ये देखना चाहते हैं कि क्या मैनेजमेंट एक आर्ट प्रूव होती है कि नहीं, क्या मैनेजमेंट को हम आर्ट कह सकते हैं या नहीं। तो वही सेम काम है। अब आपको तरीका पता है, अगर आपने वीडियोस ढंग से देखी हैं, समझी हैं, तो आपको ये चीज रियलाइज हो चुकी होगी कि फीचर अगर मैं आर्ट के पढ़ लूं फिर मैनेजमेंट को उसके ऊपर रख दूं तो पता लग जाएगा कि मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं। सबसे पहला फीचर आर्ट का क्या होता है, आर्ट किसको कहते हैं, आर्ट के लिए क्या चाहिए। आर्ट मीन्स आर्टिस्ट। अब आप बात सुनो मेरी ध्यान से। जब आप बात करते हो, आप किसी एक्टर को देखते हो, यार ये तो क्या जबरदस्त कमाई कर रहा है, इसकी मूवी इतनी चल जाती है, इनके पास कितना पैसा है, काश हम भी ऐसे बनते। तो सर एक्टिंग तो वो बच्चा सोचता है टिकटॉक पे एक्टिंग करके मैं स्टार बन गया। सर वो किस्मत की बात होती है, आपकी वीडियोस वायरल हो जाए। अल्टीमेटली आपको नॉलेज आर्टिस्ट की नहीं होती। पॉइंट इज दैट ये तो घर में बैठ के मस्ती से काम करते रहते हैं, तो चलो चीज है क्या, हमारा किस्मत भी कुछ नाम की चीज होती है। बट पॉइंट इज दैट अगर आपको एक आर्टिस्ट बनना है, अगर आपको कोई मूवी या कि उसका पार्टिसिपेट करना है, कोई रोल प्ले करना है, तो आर्टिस्ट के लिए चाहे आप म्यूजिशियन बनना चाहो, चाहे आप एक्टर बनना चाहो, चाहे आप सिंगर बनना चाहो, आपको थ्योरिटिकल नॉलेज होनी चाहिए। सर इन सब के पहले क्या होती है, पढ़ाई होती है। इन सब की पढ़ाई होने के बाद फिर इसको प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाता है। सब अपने अपने ढंग में डायलॉग्स की डिलीवरी देते हैं, सब अपने अपने ढंग में चीजों को प्रेजेंट करते हैं। तो पॉइंट इज दैट कि एक आर्टिस्ट बनने के लिए आपको थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए। आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे क्लियर होने चाहिए आर्टिस्ट बनने के लिए। अब देखो कितना सुनने में अजीब लग रहा है कि आर्ट के लिए भी नॉलेज चाहिए। यस, म्यूजिक सीखने के लिए आपको पहले उसके राग सीखने होते हैं, उसके नोट्स बनते हैं। गिटार सीखते हो उसके लिए भी पहले नोट्स बनते हैं। तो पॉइंट इज दैट कि अगर आप आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो थ्योरेटिकल नॉलेज आपको चाहिए ही चाहिए। आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए, और वो नॉलेज आपको बुक्स और मॉड्यूल से मिलती है। नाउ पॉइंट इज दैट कि आर्ट के लिए चाहिए थ्योरेटिकल नॉलेज। क्या चाहिए बच्चे, थ्योरेटिकल नॉलेज। आपको सभी एरियाज की नॉलेज होनी चाहिए। मतलब आपको इमोशंस कैसे शो करने हैं, इमोशंस कैसे चेंज करने हैं, इमोशंस कैसे कंट्रोल करने हैं, किस बीट को कैसे पकड़ना है, म्यूजिक कब फास्ट होना है, कब स्लो होना है, कब एनर्जेटिक होना है, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। उसे कहते हैं थ्योरेटिकल नॉलेज। क्या कहते हैं बच्चे, थ्योरेटिकल नॉलेज। तो आर्ट के लिए आपको थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए, सभी एरियाज में आपको नॉलेज चाहिए। डिराइव बेसिक प्रिंसिपल, मतलब वो आपको मिलती है बुक्स से। कहां से मिलती है बच्चे, बुक्स एंड मॉड्यूल से। तो मतलब आर्टिस्ट बनने के लिए सबसे पहला पॉइंट है आपको थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए। क्या चाहिए मेरे बच्चे, थ्योरेटिकल नॉलेज। क्या चाहिए बच्चे, थ्योरेटिकल नॉलेज। ठीक वैसे ही अगर मैं मैनेजमेंट की बात करता हूं, अब इसी पॉइंट को, नॉलेज वाले पॉइंट को मैनेजमेंट के ऊपर रखते हैं, तो मैनेजमेंट वाला पॉइंट चेक करते हैं। मैनेजमेंट के अंदर आपको रट ही गया होगा कि अगर आपने मैनेजमेंट संभालनी है, अगर आपने मैनेजमेंट करनी है, तो भी आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए वेरियस एरियाज की। स्पेसिफिकली अलग अलग आपके जो फील्ड है उनकी, आपके पास मार्केटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास ह्यूमन रिसोर्स यानी कि लेबर को हैंडल करने की नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास क्या कहते हैं फाइनेंस की बेसिकली जिसे मैं कहूंगा नॉलेज होनी चाहिए। द पॉइंट इज दैट आपको अगर आपको मैनेजमेंट संभालनी है तो मैनेजमेंट के लिए भी थ्योरेटिकल नॉलेज का होना जरूरी है। और सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब आपको हर फील्ड में नॉलेज चाहिए। हर फील्ड में क्या चाहिए, नॉलेज, जो आपको कहां से मिलेगी, बुक्स और मॉड्यूल्स के साथ। इसका मतलब नॉलेज आर्ट में भी चाहिए, और नॉलेज यहां पे मैं लिख देता हूं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। मतलब नॉलेज जो है वो आर्ट में भी चाहिए और नॉलेज जो है मैनेजमेंट में भी चाहिए। इसका मतलब आर्ट के लिए नॉलेज चाहिए, वो बुक्स में से आएगी,
आपको आर्टिस्टिक बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, म्यूजिक की बुक्स होती हैं, ऐसे ही एक्टिंग की बुक्स होती हैं, स्किल्स जिसमें आपको स्किल्स पता लगती हैं, जिसमें आपकी स्किल्स जो है वो डेवलप भी होती है। और ठीक मैनेजमेंट करने के लिए भी आपको क्या चाहिए, नॉलेज। क्या चाहिए बच्चे, नॉलेज। तो दोनों जगह पे नॉलेज जो है वो इसेंशियल है। एक आर्टिस्ट बनने के लिए थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए, मैनेजर बनने के लिए भी थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए। तो ये पॉइंट क्या हो गया, हाँ जी ये पॉइंट क्या हो गया, मैच्ड। ये पॉइंट मैच होता है। इसका मतलब नॉलेज आर्ट में भी चाहिए और नॉलेज मैनेजमेंट में भी चाहिए, जो हमें बुक्स और मॉड्यूल से मिलती है। कहां से मिलती है, बुक्स एंड मॉड्यूल्स। आप इस पॉइंट को नोट डाउन कीजिएगा। बातें जो बना बहन नहीं बड़ी बड़ी और लोगों की बातें नाउ बच्चे पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ये सेकंड फीचर है आर्ट का। देखो आर्ट के अंदर क्या होता है, जब कोई आर्टिस्ट थ्योरेटिकल नॉलेज लेकर आता है तो फिर क्या होता है, स्टेज शो। आपने सुना होगा वर्ड, स्टेज शोज होती है। अब हर आर्टिस्ट अलग अलग तरीके से अपनी स्किल्स जो है, अपनी नॉलेज जो है वो अप्लाई करता है। आप देखो इरफान खान जिनकी अभी डेथ हुई, या अभी सो कॉल्ड, वो उनकी एक्टिंग की स्किल्स अलग थी, उनका एक्टिंग का स्टाइल अलग था, पेश करने का, डायलॉग पेश करने का स्टाइल अलग था। अब ऋषि कपूर जी, उनका स्टाइल अलग था, अक्षय कुमार का स्टाइल अलग, सलमान खान का स्टाइल अलग, शाहरुख खान का स्टाइल अलग। इवन म्यूजिशियन की बात कर लो, हनी सिंह का स्टाइल अलग, बादशाह का स्टाइल अलग, अलग अलग सिंगर्स की बात कर लो। तो सर सबके स्टाइल डिफरेंट क्यों है? म्यूजिक तो सबके पास सेम होगा, एक्टिंग की जो थ्योरी होगी वो भी सबने सेम पढ़ी होगी, तो स्टाइल अलग क्यों है? सर यही तो कहते हैं पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड मतलब है सबका अपना अपना ढंग है आर्ट को पेश करने का, सबका अपना अपना तरीका होता है एक आर्ट को प्रेजेंट करने का। टीचिंग लाइन ही कह लो, ये कौन सी आर्ट से कम है। अब टीचर, सबका अपना अपना तरीका होता है चीज को समझाने का, पढ़ाने का। कईयों को वो तरीका बच्चों को पसंद आता है, कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको वो पसंद नहीं आता। कईयों को लगता है क्या बात है, मजा आ गया, और कईयों को लगता है यार नहीं यार नहीं। अब ये जो चीजें, हर एक इंसान 100% सेटिस्फाई किसी को नहीं कर सकता। क्या हमारी सरकार 100% सेटिस्फाई कर पाती है किसी को? नहीं। क्या आप भी अपने पेरेंट्स से पूछना, जो उनके क्लाइंट होंगे, क्या वो सबको 100% सेटिस्फाइड कर पाते हैं? नहीं। ये दस्तूर है, ये नेचुरल चीज है कि हम 100% किसी को सेटिस्फाई नहीं कर पाते। इवन आर्टिस्ट, मूवी आती है, कईयों को पसंद आता है, कईयों को एक्टिंग पसंद नहीं आती, कहीं तो बड़ी वाह कर रहे होते हैं, कहीं कहते हैं बोरिंग है, कहीं कहते हैं एवरेज है। सबके अपने अपने वो होते हैं, ओपिनियन होते हैं। तो पॉइंट इज दैट हर आर्टिस्ट अपने तरीके से चीज को पेश करता है। कईयों को वो चीज बड़ी अच्छी लगती है और कईयों को वो चीज अच्छी नहीं लगती। इसीलिए आर्ट को पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट। मतलब हर एक का आर्ट दिखाने का जो तरीका है, आर्ट पेश करने का जो तरीका है, जो थ्योरी को प्रैक्टिकल करने का तरीका है, वो सबका अलग अलग होता है। सबका क्या होता है? अलग, डिफर होता है। तो ये लो, यूज ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज इनटू प्रैक्टिकल वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। मतलब वो डिफर कहा जाता है। मैं अगर पढ़ाते वक्त एक स्टाइल लेकर आता हूं, एक स्टाइल से पढ़ाता हूं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरे साथ जो मेरा दोस्त है या कलीग है वो भी मेरे ही स्टाइल में पढ़ा पाए। हो सकता है उसका स्टाइल मेरे से नीचे हो सकता है मेरे से बढ़िया हो। पॉइंट इज दैट हर एक का अपना अपना तरीका होता है आर्ट को पेश करने का। उस थ्योरी को प्रैक्टिकल उतारने में, प्रैक्टिकल करने में, दिखाने में, मतलब प्रेजेंट करने में सबका तरीका अपना अपना होता है। मतलब एक दूसरे से अलग ढंग,
इसीलिए आर्ट को पर्सनलाइज्ड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट। मतलब आर्ट को पेश करने का जो तरीका है वो सबका अलग अलग होता है। सब अपने ढंग से आर्ट को क्या करते हैं? प्रेजेंट करते हैं। ठीक इधर मैनेजमेंट के अंदर अगर हम बात करें, हर कंपनी में मैनेजर्स होते हैं। मान लो ABC एंड कंपनी के अंदर एक मैनेजर है और XYZ कंपनी में एक मैनेजर है। दोनों में क्या सिचुएशन आई कि टारगेट ना कंप्लीट नहीं हो पाए, दोनों में टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाए। ABC वाला मैनेजर भी दिमाग लगा रहा है, देखो लगा रहा है, और XYZ कंपनी वाला मैनेजर भी माइंड यूज कर रहा है। टारगेट दोनों के कंप्लीट नहीं हुए। अब दोनों का सोचने का स्टाइल या डिसीजन लेने का स्टाइल अलग है। जो ABC वाला है, ये रहा ABC, जो ABC वाला मैनेजर है वो कहता है कि यार टारगेट इसीलिए कंप्लीट नहीं हुए क्योंकि हमारी मशीन जो थी वो आउटडेटेड थी, इसीलिए आउटपुट ज्यादा प्रोवाइड नहीं कर पाई। मतलब ABC एंड कंपनी वाले को लगता है कि हमारी मशीन खराब थी, हमारी मशीन आउटडेटेड थी, जो ज्यादा आउटपुट जनरेट नहीं कर पाई। और इधर आ जाओ, XYZ कंपनी वाले का भी टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन इसने अपनी सोच कैसे लगाई? इसने देखा यार नहीं, मशीन तो हमारी चलो चल जाए लेकिन लेबर में दम नहीं है, हमारी लेबर को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? ट्रेनिंग, जिससे वेस्टेज कम हो, जिससे रिसोर्सेज जो हैं वो बढ़िया तरीके से, मतलब ये कह लो इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से यूज हो सके। तो दोनों की सोच क्या हुआ? टारगेट दोनों के ही कंप्लीट नहीं हुए थे, लेकिन सोच देखो दोनों की अलग अलग है। हर एक ने अलग अलग अपने नजरिए से सोचा। उसको मशीन में प्रॉब्लम लगी और इस वाले को लेबर में प्रॉब्लम लगी। तो मैनेजमेंट का जो तरीका है वो भी पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट है। वो भी क्या है बच्चे? पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट। हर बंदा डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट सोचता है। कोई भी बंदा सेम नहीं सोचता। जो सोच मेरे माइंड में चल रही है वो मेरे कलीग के माइंड में हो सकता है ना चल रही हो सकता है वो अलग सोच रहा हो, अलग ढंग से सोच रहा हो। तो मैनेजमेंट को भी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन यानी कि पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट ही कहा जाता है। देयर आर वेरियस थ्योरीज इन द मैनेजमेंट। मैनेजर अपनी नॉलेज अपने तरीके से पेश करता है, अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग स्टाइल में। मतलब अगर ABC एंड कंपनी का कोई मैनेजर है तो वो अपना दिमाग अपने तरीके से यूज करेगा, और अगर XYZ कंपनी में कोई मैनेजर है तो वो अपना दिमाग अपने तरीके से अप्लाई करेगा। दोनों का कॉन्सेप्ट, दोनों में हुआ क्या था? याद आया? दोनों के टारगेट नहीं कंप्लीट हुए थे, दोनों के टारगेट मिस आउट हो गए थे। तो एक ने दोष दिया XYZ, एक ने दोष दिया, ABC वाले ने दोष दिया कि चलो मशीन खराब है, और XYZ वाला बोलता है कि लेबर में पंगा है। तो पॉइंट, दोनों के जो स्टाइल है, दोनों का जो सोचने की क्षमता है वो अलग अलग है, एक दूसरे से मैच कतई नहीं करती और कभी करेगी भी नहीं, क्योंकि सबका सोचने का तरीका अलग होता है, सबका स्टाइल अलग होता है, सबका स्टाइल डिफरेंट होता है। इसलिए मैनेजमेंट को भी पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट कहते हैं। आर्ट को तो देख ही लिया, हर एक का आर्ट पेश करने का तरीका, अपनी एक्टिंग दिखाने का, अपना हुनर दिखाने का तरीका अलग होता है, इसलिए आर्ट पर्सनलाइज्ड है। मैनेजमेंट भी क्यों पर्सनलाइज्ड है? क्योंकि सबका सोचने का नजरिया और अप्लाई करने का तरीका अलग होता है, इसलिए ये दोनों पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट है। ये दोनों क्या है बच्चे? पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट। तो इस हिसाब से देखें तो ये पॉइंट भी, अरे मुबारकें, ये पॉइंट भी मैच हो गया, ये पॉइंट भी क्या हो गया? मैच। इसका मतलब पहले पॉइंट में आर्टिस्ट बनने के लिए भी नॉलेज चाहिए, और मैनेजर बनने के लिए भी, मैनेजमेंट के लिए भी क्या चाहिए? नॉलेज। आर्ट एक पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट है, मतलब हर एक बंदा अपनी एक्टिंग अलग तरीके से, अपने हुनर अलग तरीके से पेश करता है। मैनेजमेंट भी हर डिफरेंट स्टाइल्स में, डिफरेंट सिचुएशन में अपने आप को अलग तरीके से पेश करता है। मतलब मैनेजमेंट यानी कि सोचने का तरीका सबका अलग होता है, यूनिक होता है, इसलिए ये दोनों पर्सनलाइज्ड है। दोनों क्या है बच्चे? पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट। ये नोट डाउन कीजिएगा।
नाउ बच्चे लास्ट पॉइंट है प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी पॉइंट इज दैट जो आर्ट होती है, जो आर्टिस्ट होती हैं, वो जितना ज्यादा अपनी हुनर को पेश करेंगे, जितना ज्यादा एक्टिंग में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, वो उतना ही ज्यादा स्किलफुल होते जाएंगे, उतना ही ज्यादा डेवलप्ड होते जाएंगे, उतना ही ज्यादा ग्रो करते जाएंगे अपने एक्टिंग को लेकर। इसका मतलब वो कहा भी जाता है प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करते रहो, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी और जरूर मिलेगी। सर कहते हैं आप जितना ज्यादा मेहनत करोगे आपको उतना ही अच्छा फल भी प्राप्त होगा। तो ये पॉइंट इसके लिए बिल्कुल सही साबित होता है। आर्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो प्रैक्टिस मांगता है। जो क्या मांगता है बच्चे? प्रैक्टिस। अब आपको क्या लगता है कि एक्टर्स ने स्ट्रगल्स नहीं किया? सर दिलजीत दोसांझ हो, सर अपने टाइम पे गुरदास मान जी हो, सर या शाहरुख खान हो, या सलमान खान हो, या फिर आमिर खान हो, अमिताभ बच्चन हो, इन सब ने क्या किया है? अक्षय कुमार क्यों ना हो, स्ट्रगल किया है, मैक्सिमम स्ट्रगल किया है और बार बार एक्टिंग दिखाकर, अपना हुनर दिखाकर, एक अच्छी स्क्रिप्ट पाकर इन्होंने बुलंदी हासिल करी है, सक्सेस हासिल करी है। क्रिएटिवनेस आई इनके अंदर। क्या आई बच्चे? क्रिएटिवनेस। तरीका आया एक दूसरे को देखकर कि यार वो इस सिचुएशन में कैसे डायलॉग डिलीवरी देता है, क्या एक्सप्रेशन दिखाता है, मैं भी वैसे करना चाहूं। हालांकि कॉपी नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट है, लेकिन अपने आप को प्रिपेयर तो कर सकते हो ना। ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आती है। किससे आती है बच्चे? प्रैक्टिस। तो पहले आपको चाहिए प्रैक्टिस। क्रिएटिव प्रैक्टिस मतलब यूनिक, अलग तरीके से, जो किसी ने कभी अप्लाई ना की हो, जो अलग ढंग हो। इरफान खान, नसरुद्दीन शाह, ठीक है ना, मतलब क्या कहते हैं इनके, ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इनके जो स्टाइल है ये डिफरेंट ही हैं, ये अलग लेवल है। मतलब आप क्या कहते हैं कॉपी कैसे कर सकते हो? मेरे को तो नहीं लगता। नाना पाटेकर साहब, सर डिफरेंट स्टाइल, मतलब मुझे लगते हैं ये जबरदस्त एक्टर। क्यों? पॉइंट इज दैट इन ये ना क्रिएटिव प्रैक्टिस में, किसमें बच्चे? क्रिएटिव। ये अपने आप को उस रोल में डाल लेते हैं बिल्कुल, और वैसा ही लगने लगता है इंसान। तो पॉइंट इज दैट आर्ट मांगता है कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस, आर्ट मांगता है क्रिएटिव प्रैक्टिस। क्या मांगता है बच्चे? क्रिएटिव प्रैक्टिस। और वो प्रैक्टिस आपको थ्योरी से आएगी। कहां से आएगी बच्चे? तो आप क्या करते हो, जो थ्योरी आपको प्रोवाइड की गई थी, आप उस थ्योरी को क्रिएटिव बनाते हो। क्या बनाते हो? क्रिएटिव। आप उस थ्योरी को क्या करते हो? प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी सक्सेसफुल बनोगे। तो आर्ट के अंदर आपको कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस चाहिए एंड क्रिएटिविटी चाहिए। क्या चाहिए बच्चे? कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आर्टिस्ट बनने के लिए कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी चाहिए। अब आ जाओ इस पॉइंट को मैनेजमेंट पर लेके आते हैं। एक मैनेजर जो है वो सक्सेसफुल एक बारी में नहीं हो जाता, डिफरेंट सिचुएशंस को वो हैंडल करता है। डिफरेंट सिचुएशंस को हैंडल करने के बाद वो जाके कहीं चैंपियन बनता है। तो एक मैनेजर जो है उसको जब डिफरेंट सिचुएशन हैंडल करने को मिलती हैं और जब वो डिफरेंट सिचुएशन अपने तरीके से हैंडल करता है तो वो भी क्या हो जाता है? एक्सपीरियंस जो हो जाता है और वो भी क्रिएटिव हो जाता है। इसका मतलब मैनेजमेंट भी प्रैक्टिस मांगती है। क्या मांगती है? प्रैक्टिस। क्या मांगती है? प्रैक्टिस। अब आप अपनी बात ही कर लो, जब आप अकाउंट्स पढ़ते हो तो प्रैक्टिस मांगते हैं। मैं आपको असाइनमेंट्स देता हूं। क्यों देता हूं? आपके भले के लिए देता हूं मेरे बच्चे, ताकि आप घर में बैठ के प्रैक्टिस करो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही क्रिएटिवनेस आएगी, माइंड जो है यूनिक एंड शार्प हो जाएगा, आपका सोचने का और समझने का नजरिया बदलता जाएगा। तो मैनेजमेंट जो है वो भी पूरा थ्योरी पे बेस्ड है। उस थ्योरी को हम अपने ढंग से पेश करते हैं, पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट है ना। मैनेजमेंट के अंदर प्रैक्टिस चाहिए। क्या चाहिए बच्चे? प्रैक्टिस। तो जैसे जैसे आप सिचुएशन को हैंडल करते जाओगे, मैं रिपीट करता हूं, अ मैनेजर कैन गेट क्रिएटिवनेस
एज ही हैंडल्ड मोर एंड मोर सिचुएशन सेटिस्फैक्टरली, मतलब जैसे जैसे मैनेजर सिचुएशंस को हैंडल करता जाएगा ठीक वैसे वैसे वो क्रिएटिव होता जाएगा। क्या होता जाएगा? क्रिएटिव। तो आर्ट के अंदर भी प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी है और मैनेजमेंट के अंदर भी क्या चाहिए? प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो ये पॉइंट भी क्या हो गया? ये पॉइंट भी मैच्ड। तो ये पॉइंट भी मैच हो गया, इस पॉइंट को भी एग्जैक्टली मैच। तो यार मुबारकें 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 मुबारकें, 3 क्लास हो गई हमें ये पता लगाने में, आज तीसरी क्लास है कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है, साइंस है या आर्ट है। आज जाके मैंने सस्पेंस तोड़ दिया, ये बता दिया कि यार भाइयों और बहनों, मैनेजमेंट जो है ना तो वो फुल फ्लेज प्रोफेशन है, मैनेजमेंट जो है ना वो एग्जैक्ट साइंस है, मैनेजमेंट जो है वो एक ट्रू आर्ट है, वो एक आर्ट है, वो एक क्या है? आर्ट। क्या है बच्चे? आर्ट। ना ही प्रोफेशन है, ना ही साइंस है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? आर्ट है। क्या है बच्चे? आर्ट। क्या है बच्चे? आर्ट। तो अब मैं इसका कंक्लूजन लिखूंगा, पहले आप इसको नोट डाउन कीजिएगा। कंक्लूजन फिर मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आप पहले इसको नोट डाउन कीजिए, या आप एक काम कीजिए, कंक्लूजन जो जो मैं रिपीट कर रहा हूं आप मेरे साथ आप लिखते जाइए, मेरे वर्ड्स को सुनते जाइए। कंक्लूजन लिखिएगा। ऑल द क्राइटेरिया exactly match with the all the criterias exactly match with the feature of art। all the criteria, ये कंक्लूजन लिखवा रहा हूं मैं, all the criteria exactly match with the feature of art, thus we conclude that हम ये कंक्लूड यानी कि कंक्लूजन ले रहे हैं, वी कंक्लूड दैट मैनेजमेंट इज एन आर्ट। मैनेजमेंट इज एन आर्ट। तो हम ये कंक्लूजन, हम ये फाइनल डिसीजन पे पहुंचे हैं कि मैनेजमेंट आर्ट है। मैनेजमेंट क्या है बच्चे? आर्ट। तो एक बार दोबारा सुन लो कंक्लूजन। ऑल द क्राइटेरिया एग्जैक्टली मैच विद द फीचर ऑफ आर्ट, thus we conclude that मैनेजमेंट इज एन आर्ट। मैनेजमेंट इज एन आर्ट। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सर अभी तक आपने इस चैप्टर में लगभग सब कुछ कर लिया है, सिर्फ एक कोऑर्डिनेशन का पार्ट रह गया। वो पार्ट मैं सेकंड चैप्टर के बाद लूंगा। उसके पीछे कोई कारण है, क्योंकि वो छोटा सा पार्ट है, ज्यादा बड़ा नहीं, 10-15 मिनट का पार्ट है। मैं चाहता तो मैं कर भी सकता था, लेकिन नहीं। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना। अब आपने बिजनेस स्टडीज की सारी क्लासेस जितनी अभी तक अटेंड करी हैं, ये चैप्टर नंबर 1 खत्म हो गया। चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो आता है कॉन्सेप्ट कोऑर्डिनेशन को, अगर मैं कोऑर्डिनेशन वाला टॉपिक साइड में रख दूं एक पल के लिए 10-15 मिनट वाला, तो उसके अलावा सुन लो, डेफिनेशन आप कर चुके, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंट ये आप पढ़ चुके, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट आप पढ़ चुके हो, ठीक है जी। उसके बाद आपने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट भी पढ़ लिया, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट भी पढ़ लिया। उसके बाद क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट भी आप पढ़ चुके हो। नाउ मेरे बच्चे, आपने मैनेजमेंट एज प्रोफेशन, मैनेजमेंट एज साइंस, मैनेजमेंट एज आर्ट, ये सब चीजें पढ़ ली हैं। इसका मतलब आपको मैनेजमेंट की अब प्रॉपर नॉलेज हो चुकी है। नाउ ये मेरा चैप्टर टोटली क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, कोऑर्डिनेशन को छोड़ के। नेक्स्ट क्लास से मैं चैप्टर नंबर 2 लूंगा, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैं कहूंगा वाह जी वाह, क्या चैप्टर है ये, है दमदार केस स्टडीज वाला टॉपिक जो नेक्स्ट क्लास में आपके लिए लेकर आ रहा हूं। नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, एक बार दोबारा बोले, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मेरे दोस्तों, घर बैठ के जब ये वीडियो देख रहे हो आप, तो कॉपी पे लास्ट में
इस टॉपिक के बाद दी एंड लिख लेना और कहीं टॉप पे लिख लेना कॉपी में, पेंडिंग वर्क है कोऑर्डिनेशन, जो चैप्टर नंबर 2 के आखिर में होगा, चैप्टर नंबर 2 कराने के बाद। और एक नेक्स्ट पेज पे हेडिंग डाल देना सर, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या हेडिंग डाल देना? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो नेक्स्ट क्लास में जब आपसे मिलूंगा वो सेकंड चैप्टर के साथ मिलूंगा। अब मेन बात सुन लो, चैप्टर नंबर 1 आप पहले पूरा रिवाइज करेंगे। अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट आता है तो आप व्हाट्सएप करके पूछेंगे। मैं आपको केस स्टडीज भेज रहा हूं, यानी कि व्हाट्सएप यानी कि पीडीएफ के थ्रू पीडीएफ फाइल आएगी जिसमें केस स्टडीज के क्वेश्चन होंगे 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन होंगे जिनको करके आपने मुझे वापस पीडीएफ भेजनी है, ठीक है जी। और मैं चेक करना चाहूंगा कि आपने जो सोचा है वो सही सोचा है या गलत सोचा है। मतलब मैं किसी प्रकार का कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहता, मैं देखना चाहता हूं कि आपने अभी तक बिजनेस स्टडीज में सारा काम एप्रोप्रिएटली किया है या नहीं किया। तो 15 क्वेश्चन केस स्टडीज की एक फाइल पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। इस फाइल को आने में तकरीबन 2 दिन लगेंगे, यानी कि परसों की जब आप क्लास देख के बैठेंगे तब आपको रात तक वो केस स्टडीज पीडीएफ के रूप में मिलेगी। तो पॉइंट इज दैट पीडीएफ की जो फाइल है वो आपको आज ट्यूसडे है तो थर्सडे को रिसीव होगी और आपके पास संडे तक का टाइम होगा उसको कंप्लीट करने का, इवन मंडे तक का। नेक्स्ट जो कमिंग ट्यूसडे आएगा आप मुझे वो सबमिट कराएंगे। तो आपको प्रॉपर टाइम दे रहा हूं काम को करने के लिए, लेकिन उसके लिए बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1 दोबारा सुन लो, सारी वीडियोस ध्यान से देख लेना। मैनेजमेंट एज साइंस, प्रोफेशन, आर्ट, ये जो आज बनाई आर्ट। फिर उसके बाद लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंट, ये सारी चीजें देखने के बाद तब केस स्टडीज करने बैठना, तब होंगी वो सॉल्व। अदरवाइज आप सोचो कि मैं फटाफट करने बैठ जाऊं केस स्टडीज, वो मतलब नहीं बनता। तो पहले जो चैप्टर आपने रजिस्टर में लिखा है उसको ढंग से रिवाइज कीजिएगा। लिखा भी है या नहीं ये तो अब आपको पता है, मैं तो यहाँ बैठा हूँ वीडियो बना रहा हूँ, अब आप घर बैठे हो आपको पता है। अगर झूठ बोलोगे तो अपने से झूठ बोलोगे, मेरे से नहीं। तो मेरे बच्चे पढ़ाई करो, टाइम पे करो, फोकस रहो, तब फायदा है। सर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी बड़ी बीमारी में भी हम आपके यहाँ पे वीडियो बना बना के दे रहे हैं, सेंटर पे आते हैं वीडियो बनाते हैं, सो कॉल्ड कि आप लोगों की पढ़ाई का नुकसान ना हो सके। तो मेरे बच्चे प्लीज रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के सबसे विनती है, जैसे आप इनिशिएटिव दिखाते थे क्लासेस में ठीक वैसे ही अपने घर में भी इनिशिएटिव दिखाएं और रिस्पॉन्स दें ना। मेरे बच्चे आप रिस्पॉन्स देंगे, हमें हिम्मत मिलती है, हमें लगता है कि बच्चा हमारे साथ मेहनत कर रहा है तो हमारा भी मन करता है मेहनत करने का। अगर ताली दोनों हाथों से बजती है ना तो ये वही काम है मेरे बच्चे। प्लीज बी फोकस्ड ऑन स्टडीज एंड घर में बैठ के वीडियोस को ढंग से देखें, आराम से देखें, कोई जल्दबाजी नहीं है। कोई किसी की वीडियो इनएक्टिव आ रही है, किसी को दोबारा चाहिए, टॉपिक दोबारा समझना है, मैं प्रोवाइड कर दूंगा दोबारा से वीडियो, लेकिन आप मेहनत करो पहले, ठीक है मेरे बच्चे। तो मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए एंड बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, ठीक है जी। और प्लीज पेरेंट्स को तंग मत कीजिए, ठीक है, अपना पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए और मेहनत कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद द चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बाय बाय।